नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जो आज से शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या खास बातें कही हैं। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जब 4 बल्कि यूं कहें कि 5 राज्यों के जब नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, तो जो विपक्षी इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं उनको नसीहत देने का मौका मिल गया है और कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ गई है। तो इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि 4 राज्यों के जो कल नतीजे आए थे वहां सीएम पद को लेकर क्या चर्चा है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का हंगामा, स्थगन के बाद पहले 12 बजे तक और फिर उसके बाद दिन भर के लिए सदन का हुआ स्थगन। सदन के पटल पर रखे गए कई विधेयक। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। विपक्ष को दी सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत। कहा देश ने नकारात्मकता को नकारा, पराजय का गुस्सा निकालने के बजाय सबक ले विपक्ष। मिजोरम के रुझारों में सत्तारूढ़ एमएनएफ को झटका देते हुए जोरम पीपुल्स मूवमेंट स्पष्ट बहुमत से निकली आगे। बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे। पांच राज्यों के नतीजे आने के बाद सियासी घमासान का शोर तो थमा, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में बढ़ रही है शोर। विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां दे रही हैं कांग्रेस को नसीहतें। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन राज्यों में अब मुख्यमंत्री पद की चर्चा तेज। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत की है दर्ज, तो कांग्रेस को मिली है 1 राज्य तेलंगाना में जीत। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से शेयर बाजार उत्साहित। खुलते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स ने लगभग 1000 अंकों की लगाई छलांग। नौसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान मिचोंग। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। पीएम ने राज्यों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जो आज से ही शुरू हुआ। तो संसद में आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन में फिर से हंगामा शुरू कर दिया। पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में प्लाकार्ड लाने पर आपत्ति जताई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य कर रहे थे लगातार हंगामा। तो संसद का शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। और क्या खास बातें कही प्रधानमंत्री ने कहा कि कल आए 4 राज्यों के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। 4 जातियों, महिला, युवा, किसान और गरीब को सशक्त करने के लिए योजना बनाना है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से शीतकालीन सत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। और पीएम ने विपक्षी दलों को संसद में सकारात्मकता के साथ चर्चा करने और विरोध के बदले विरोध से बचने की सलाह दी। साथ ही पीएम ने कहा कि देश को साल 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य तो रखा है। देश विकसित बनने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहता है। पीएम ने विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दी और कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। और यह भी कहा
कि जो पराजय है उसका गुस्सा संसद में निकालने के बजाय विपक्ष को सबक लेनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को संसद में सकारात्मकता के साथ चर्चा करने और विरोध के बदले विरोध से बचने की सलाह दी है। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संसद भवन से। शैलेंद्र, जिस तरह से आज हमने देखा कि 4 राज्यों के नतीजे का असर वो साफ तौर पर दिखा, विपक्षी दल हंगामा कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बातें उनको कही हैं कि नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता दिखाइए और संसद को उस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कीजिए जहां से सकारात्मक राजनीति हो। लेकिन आज लगता है कम से कम पहले दिन तो कोई असर नहीं दिखाई पड़ा प्रधानमंत्री की अपील का। ये देखिए, ये देखना होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में बाकी दिन में क्या विपक्षी दलों में कोई असर दिखाई देता है। क्योंकि आज जब शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू हो रहा था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत एक तरह से प्रमुखता से कहा कि पिछले 9 साल में जो नकारात्मकता दिखाई है विपक्षी दलों ने, कम से कम अब उसे छोड़कर एक सकारात्मक बात संसद के अंदर बहस में हिस्सा लें और सांसद तैयारी करके आए और देश की जनता वंचित न हो। जब किसी मुद्दे पर सुझाव या विधायी कामकाज पर सुझाव सांसद देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। तो एक अपील भी की और साथ ही साथ विपक्षी दलों को ये कहा भी कि आप देखिए, जो आप हंगामा करते हैं, संसद को बाधित करते हैं, ये एक तरह से नकारात्मक राजनीति, और इस नकारात्मक राजनीति को इन चुनावों में जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, उसमें जनता ने नकार दिया है। तो कम से कम अब आप एक तरह से सबक लीजिए। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक भी कहा कि सबके लिए अवसर है, सबको अवसर मिलेगा, तो आप अपने सकारात्मक काम से जनता के बीच जाइए। तो ये एक सलाह भी था, सबक भी एक तरह से विपक्षी दलों को था कि आप अब संसद में जो रणनीति अपनाते रहे बाधित करने की, उससे इतर सकारात्मक चर्चा में योगदान करें, भाग लें, बहस और चर्चा करें। तो देखना होगा कि इसका क्या एक रणनीतिक तौर पर विपक्षी दल जो गठबंधन है उनका क्या आगे रणनीति अपनाते हैं। लेकिन पहले दिन हमने ज़रूर देखा कि जैसे प्रश्नकाल शुरू हुआ, शुरू में हंगामा देखने को मिला, प्ले कार्ड्स को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराज़गी भी जताई। जब 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब जरूर थोड़ी देर के लिए संसद की कार्रवाई चली। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो सांसदों को मौका मिलता है, जिस नियम के तहत हमने देखा कि तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी, वो बात रखने का प्रयास कर रहे थे। तो आम सांसद जो है या छोटे दलों के जो सांसद हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने क्षेत्र के, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, और कई बार उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए कई बार संसद सत्र के आखिरी में उनके लिए अलग से 0 आवर रखा जाता है, समय दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो एक सांसदों में उत्सुकता रहती है। और जब संसद में बाधा आती है तो खास तौर पर नुकसान ऐसे सांसदों का होता है जो अपने संसदीय क्षेत्र का मुद्दा लोकसभा में उठाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्ष क्या सबक लेगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा, या फिर इसी रणनीति पर कायम रहेगा, इसी तरह से संसद की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास करता रहेगा। ये तो हुई विपक्ष की बात, लेकिन अगर बात एनडीए के सांसदों की करें, बीजेपी के सांसदों की करें, तो उनमें गजब का उत्साह दिखाई पड़ा जब उन्होंने नारा लगाया, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ये देखिए, इसकी वजह भी आपने तस्वीरों में डीडी न्यूज़ के जरिए देश के और दुनिया के दर्शकों को दिखाया होगा कि जब संसद का शीतकालीन सत्र पहला दिन शुरू होने जा रहा था, प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में आए
किस तरह से सत्ता पक्ष के सांसद कई खड़े हो गए, मेजें थपथपा रहे थे और नारा लगा रहे थे। और ये इसलिए भी है कि 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, ये कहा तो यहाँ भी जा रहा है कि बीजेपी की उम्मीद से कुछ ज़्यादा जनता ने समर्थन दिया है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर पहले खबरें आ रही थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के लिए बहुत सुखद रहे हैं। तो ये उत्साह दिखता है सदन के अंदर भी। आज सुबह ये उत्साह दिखा जब प्रधानमंत्री का एक तरह से स्वागत किया जा रहा था मेजे थपथपाकर। तो बहुत एक अद्भुत दृश्य भी कह सकते हैं, उत्साहजनक दृश्य सत्ता पक्ष के लिए आज संसद के अंदर भी दिखाई दिया। और संसद के बाहर तो हम कल से देख रहे हैं, दिल्ली भाजपा मुख्यालय में एक बड़ा जश्न कल देखने को मिला था। जिन राज्यों में जीत हुई वहाँ पर जश्न की तस्वीरें तो कल से दर्शक देख ही रहे हैं, डीडी न्यूज़ के जरिए और तमाम मीडिया के जरिए। जी, प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ही अंदाज है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को कहा कि पराजय का गुस्सा संसद में ना निकालें। तो प्रधानमंत्री ने नसीहत भी दी और एक तरह से विपक्षी सदस्यों से चुटकी भी ली। बिल्कुल, तंज भी कसा एक तरह से और चुटकी ये ली कि जो नकारात्मक राजनीति है उसको जनता नकार चुकी है। तो क्या अब विपक्षी दल उससे सबक लेंगे? चूँकि अभी तक अगर आप लालचंद्र देखें तो ये आरोप लगते रहे विपक्षी दलों पर कि वो नकारात्मक राजनीति करते रहे। संसद की कार्रवाई में भाग लेने की जगह पर, बहस में चर्चा लेने की जगह पर संसद को बाधित करने का प्रयास करते रहे। और यही सत्ता पक्ष कहता रहा है कि देखिए, नियमों के मुताबिक आप जिन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, जब सरकार चर्चा को राजी हो जाती है, बावजूद उसके आप हंगामा करते हैं, संसद की कार्रवाई बाधा करते हैं। तो ऐसे में एक तरह से कहें नकारात्मक राजनीति ना करने की सलाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों के सांसदों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए संसद भवन से और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बारी होगी आज की खास चर्चा की कि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो उसके बाद से क्या जो इंडी गठबंधन के कांग्रेस के सहयोगी, खासतौर पर क्षेत्रीय दल हैं, वो हमलावर हो गए हैं, उनको नसीहतें देने का मौका मिल गया है। करेंगे इस पर खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त आप बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए 5 राज्यों के, तो उससे कांग्रेस को नसीहतें मिल रही हैं। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद सियासी घमासान का शोर तो थम गया है, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में शोर बढ़ने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की मीटिंग बुलाई है। सीटों के बंटवारे और संयोजक के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद सहयोगी पार्टियों का नजरिया लगता है कि बदल गया है। क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार का दावा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो गठबंधन की भूमिका से बाहर कर दिए गए थे, खासतौर पर कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी पार्टी होने के कारण विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने आप ले रखी थी और बाकी दलों को साइड कर दिया था। तो अब जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू का कहना है कि ये इंडी गठबंधन की हार नहीं, बल्कि ये तो कांग्रेस की हार है। हालांकि जेडीयू खुद अगर अपना दामन देखे तो मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे थे,
लेकिन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यहां तक कि नोटा से भी कम वोट मिले हैं जेडीयू के उम्मीदवारों को। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी करारी हार के लिए कांग्रेस के अहंकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। मौका मिल गया सभी को। उधर टीएमसी ने भी कड़ा रुख अपना लिया और इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने की मांग कर दी है कि वही सही हैं, वही नेतृत्व दे सकती हैं, कांग्रेस तो दे ही नहीं सकती। टीएमसी का दावा है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस सही नहीं है, इसीलिए उसको नेतृत्व दे दिया जाए। अब आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। 5 राज्यों में 200 से भी ज्यादा उम्मीदवार उतारे और राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभाने की कोशिश की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 0 पर सिमट गई। पार्टी का दावा है कि वही एकमात्र विकल्प बनी है, 0 पर सिमट गई। जमानत जब्त हो गए, नोटा से भी कम वोट सभी को मिले आम आदमी पार्टी को। उधर कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के बदले तेवर ने राज्यों के चुनाव में गठबंधन की भूमिका को नकार दिया था। पिछले कुछ महीनों से ऐसा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि आगे वो गठबंधन को डिक्टेट करने की स्थिति में होगी। लेकिन अब जब कांग्रेस हार गई है तो अब नसीहतें मिल रही हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले का दम कांग्रेस का टूट गया है। अब क्षेत्रीय दल इन राज्यों में सीटों के तालमेल का दबाव बनाएंगे, ज्यादा सीटें लेने की बात कहेंगे। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पीएम मोदी की जीत है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं एक अकेला सब पर भारी। और अगर देखिए तो जाति गणना को लेकर गठबंधन में मची होड़ के बीच राहुल गांधी ने बढ़त लेने की कोशिश तो की, लेकिन उनके एजेंडे पर लगता है कि पानी फिर गया। गठबंधन के फ्रीबी से उधार लेकर कांग्रेस ने 5 राज्यों में फ्रीबी की गारंटी की बौछार कर दी, लेकिन लगता है, नतीजों से लगता है कि सिर्फ मोदी की ही गारंटी चली। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि उनके पास एक अच्छा मौका है कि सकारात्मक राजनीति करें। नकारात्मक राजनीति के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे को सकारात्मक तरीके से उठाने के लिए पर्याप्त अवसर हैं, पीएम ने यह बात कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश की 4 जातियों के विकास पर जोर देते नजर आए। एक बार फिर उन्होंने देश के विकास के लिए महिलाओं, युवाओं, किसान और गरीब के विकास को ही अनिवार्य बताया। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन 4 जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। इस बीच एक चर्चा ये हो रही है, कुछ जगह से ये बात उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में है लेकिन दक्षिण भारत में नहीं। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की भाजपा नेता के लक्ष्मण से, आइए सुनते हैं। तेलंगाना में आज 20% वोट हम हासिल किए और 8 हमारे विधायक जीत के आए। जो हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाते जो कंटेस्ट किया, उनको और बनने वाला मुख्यमंत्री को हराया सो बीजेपी का प्रत्याशी हमारा कामारेड्डी वेंकटरमण रेड्डी है। ग्रामीण स्तर पर भी बीजेपी उभर के आ रही है। मुझे विश्वास है आने वाले पार्लियामेंट में पूरा सीट हम हासिल करेंगे। मोदी जी का जो आज पूरा दक्षिण में जो विकास की यात्रा जो जारी हुआ है और दक्षिण में भी लोग महसूस करने के है और विश्वास जता रहे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और दक्षिण का भी विकास अगर होना चाहिए तो डबल इंजन सरकार बनना, ये लोगों का ये मानसिकता है। जरूर आने वाले हमारे लोकसभा चुनाव में तो तेलंगाना में बड़ी जीत हम हासिल करें। कर्नाटका में आने वाले चुनाव में पूरे के पूरे हम
लोकसभा सीट हासिल करेंगे और तेलंगाना में भी, क्योंकि जो जंग जारी किए हमारे तेलंगाना के अंदर, ये परिवारवाद राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति, ये तुष्टीकरण, ये सब अब दक्षिण में भी कांग्रेस का और बाकी क्षेत्रीय दल का भी पर्दाफाश हो गया। लोग जाने वोट के खातिर ये गारंटियां कांग्रेस पार्टी देना, क्षेत्र स्तर पर धरातल पर कुछ गारंटी ही नहीं है उनका। इसलिए कर्नाटक में भी तबाह हो गए लोग कांग्रेस के ऊपर। अभी फिर विकल्प बीजेपी की दिख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी हम जीत हासिल करके रहेंगे। डॉक्टर के लक्ष्मण बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। उनका कहना है कि दक्षिण भारत में भी देखिए तो बीजेपी अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है और 2024 जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है, दक्षिण भारत में भी प्रदर्शन शानदार रहेगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आज इसी पर खास चर्चा हम करेंगे कि ये जो चर्चा है कि जिस तरह से कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजों में पिछड़ गई है, तो क्या क्षेत्रीय दलों को, विपक्षी पार्टी की क्षेत्रीय दलों को मौका मिल गया है कांग्रेस को नसीहत देने की? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में डॉक्टर टीना कर्मवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत टीना जी। और प्रत्युष कंठ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रत्युष कंठ जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, ऐसा लगता है कि हम लोग कई बार चर्चा कर रहे थे कि देखिए जिस तरह से कि आरोप लगा रहे थे या ये बातें हो रही थी नीतीश कुमार के द्वारा, कमलनाथ वहां पर रैली कैंसिल कर रहे थे और तमाम तरह के गठबंधन के लोग, चाहे अखिलेश यादव नाराजगी जताएं या कोई और, कि कांग्रेस इस बात को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद तय करेगी कि कितने बड़े हिस्से पर दावेदारी करनी है। लगता ऐसा है कि कांग्रेस ने जो सोचा था, 5 राज्यों के नतीजे ने कांग्रेस के पूरे प्लान को उलट पलट कर दिया है और इसीलिए इतनी ज्यादा नसीहतें मिलने लगी हैं क्षेत्रीय पार्टियों से। लाल जी, एक तो राजनीति में जीत और हार तो होती रहती है जी। सबक की जो बात है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कह रहे थे, जब अभी आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, कि सबक और चिंतन की बात ये होती है कि आप जिन चीज़ों को एजेंडा बना रहे थे या आप जिन चीज़ों को लोगों के बीच में ले जा रहे थे, तो शायद आपने लोगों का नब्ज नहीं टटोला था, या आपको किसी, हो सकता है कि विज्ञापन कंपनियों का सलाह रहा हो, तो उसके लिए आप मीडिया में अपनी जगह बना ले रहे हो, लेकिन हकीकत को आप समझने में और उसके लोगों के नब्ज पे हाथ रखने का शायद आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया था। ये एक परीक्षण की बात है। हम लोग को ये इस तरह से नहीं कर सकते। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने अपना एजेंडा चुना था। हो सकता है कि वो ये रणनीति बनाए हों कि हम इसमें बीजेपी को डिफीट करेंगे, ये नहीं चला। अब नहीं चला, क्यों नहीं चला, इसकी तो अपनी एक बहस है और ये लंबी बहस है। लेकिन जो सवाल है सबसे जब इम्पोर्टेंट ये हमारे डिस्कशन का, कि मुंबई के मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन कहीं गायब हो गई थी। जो बात आप नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बार बार पूछते रहते, ये इंडिया गठबंधन है कहाँ, ये कोई काम नहीं कर रहा, कहीं पे इंडिया गठबंधन दिख नहीं रहा। तो नीतीश कुमार इसमें आक्रोश दिखा रहे थे। तो ऐसे लगभग ये 23 पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में, लगभग सभी का लगभग यही आक्रोश था कि उनका, आप 5 राज्यों के चुनाव में आपने इन पार्टियों को एक तरह से इग्नोर किया है जी। और इस इग्नोर के कारण ही आपने अखिलेश वखलेश और इस तरह का आपने देखा कि किस तरह से तूतू मैं आम आदमी पार्टी और बाकी सारी पार्टियां भी 200 कैंडिडेट से ज़्यादा इन 3 राज्यों में उतारे थे अपने कैंडिडेट को। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि कल जैसे ही चुनाव नतीजों के बीच में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की तरफ से सारे गठबंधन के सदस्यों को जो जाता है उनका लेटर कि 6 तारीख को इनकी मीटिंग होनी है जी। अब इंडिया गठबंधन की 6 तारीख की मीटिंग के दम के बाद सुनते ही, और हो सकता है कि इन लोगों को फोन भी गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि अब मौका जो है वो रीजनल पार्टियों का है। अब उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को नसीहत देते देते वो एक बताने की कोशिश कर रहे थे कि 6 तारीख के जो एजेंडा है आपका, जिसमें आप सीट शेयरिंग की बात करने जा रहे हैं, जो मुंबई के अधिवेशन में, मुंबई के मीटिंग में ये तय हुआ था कि अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूले के साथ साथ कोई एक कन्वेनर हमारा हो जो ये पूरे टीम को आगे ले जा सके, उसका हम एक संयोजक बनाएंगे। लालू यादव उसमें 4 संयोजक लेके आए थे कि 4-5 संयोजक होना चाहिए जो अलग अलग रीजन में हो। शायद उनका इशारा नीतीश को था कि वो नीतीश को नहीं चाह रहे थे कि नीतीश एक तरह से संयोजक की भूमिका में आए, कन्वेनर बनते हुए दिखे।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से विपक्ष ने इसको, विपक्ष के जो और गठबंधन के सदस्य हैं उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख में कांग्रेस को क्या ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां जो कल तक उनको डिक्टेट ये कर रही थी, संजोग से इस बात का था कि कांग्रेस डिक्टेट करेगी, अब ये सारी पार्टियां डिक्टेट कर रही है कि जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि आपसे नहीं होगा, ये लीडरशिप आप टीएमसी को दे दो और टीएमसी ये पूरे नेतृत्व करके दिखाएगी और बीजेपी का मुकाबला करेगी। जो बातें उनकी तरफ से आ रही हैं ना क्षेत्रीय दलों से, उससे भावना तो यही निकल के आ रही है जैसे कांग्रेस को कह रही हूं कि आ गए लाइन पर 6 तारीख को मीटिंग बुला करके, लगता तो यही है। मैं टीना जी के पास चलता हूं। टीना जी, कहां चूक हुई, किस जगह पर ये जो पूरी रणनीति है इसमें कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है कि कांग्रेस की गलतियां कहां रही? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करके गलती किया? क्या क्षेत्रीय पार्टियों के जाति गणना वाले मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाकर गलती की? इस तरह का कुछ सोच कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की बन रही है क्या टीना जी? देखिए, जो जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया उसके हम आभारी हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल। और अगर हम हार भी गए हैं लेकिन हम तेलंगाना जीते भी हैं, तो इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए ये चुनाव हम बहुत सकारात्मक एजेंडे के साथ लड़ रहे थे। हमें पूरा आश्वासन था, हमें जनता ने जिस तरीके से हमें फीडबैक मिल रहा था, रिस्पांस मिल रहा था, तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो हमारे फेवर में दिखाए जा रहे थे, तो हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ चूक गए, कहाँ हमसे गलती हो गई, इसके ऊपर हम जाहिर तौर पर हम इस पर आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि हमसे ऐसी क्या भूल गलतियां हुई जिसकी वजह से हम जनता को वो सब अपनी जो योजनाएं हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के हमले पर आ जाइए कि वो किस तरह नसीहतें देने का उनको मौका मिल गया आपको। देखिए, मुझे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव हम कांग्रेस अपने अकेले अपने दम पर लड़ रही थी, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव को लेकर था, ये कोई विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं था। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जितने भी दल हैं उनको भी ये समझना होगा कि आप सब कुछ कांग्रेस पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। अगर हम लोग हैं तो उसको इस तरीके से देखना होगा, बहुत सकारात्मकता के साथ, कि आने वाले समय में हम 2024 लोकसभा चुनाव की हम जो तैयारी करने जा रहे हैं उस पर हम पूरी तरीके से फोकस रहें। जिस तरीके से अर्जुन ने अपनी मछली की आंख पर समझ गया आप बिल्कुल फोकस रहेंगे। ठीक है, मैं आता हूं टीना जी, आपके पास आऊंगा। प्रत्युष जी के पास चलता हूं और प्रत्युष जी से आज सवाल ये, प्रत्युष जी, एक नया नैरेटिव उछाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर में तो है लेकिन दक्षिण में नहीं है। आप सबसे पहले इसी पर जवाब दे दीजिए, फिर आपसे बाकी बातों पर चर्चा होगी। ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड जी, ये तो वो लोग 2 दिन से बोल रहे हैं। आज सुबह तो ये भी बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता एक चैनल में कि ये तो बूथ कैप्चरिंग हुई है, मशीन को बदला गया है। अच्छा। इस तरह की जई में भारत एक देश है और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसको उसी तरह से लेके चलते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर। ये कोई परिवारवाद पे नहीं चलता है। इसीलिए आप हमें 18 में तेलंगाना में 1 सीट आया था और पार्लियामेंट में 4 सीट आया था। इस बार आप सोचिए हमें पार्लियामेंट में कितना सीट आएगा। कर्नाटक में लोग हमें वोट देते हैं, पौंडीचेरी में हमारी सरकार है। ये इस तरह की बातें जो हैं वो लोग बोलते हैं, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स को देखने का विजन सिर्फ एक फैमिली की तरफ है। ये इंडिया अलायंस और जो घमंड अलायंस के लोग हैं ये सारे क्या हैं, ये सब परिवार को चला रहे हैं अपने। लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, उनको अपना भतीजा करना है, किसी को अपना बेटा करना है। तो इस तरह की उनके लिए जो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, जो देश के लिए विजन है, वो उनके समझ के बाहर है। क्योंकि उनको तो सिर्फ एक परिवार दिख रहा है, उनको पूरा एक देश दिख रहा है। तो उसमें वो कभी नॉर्थ साउथ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। अखंड भारत है ये, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जब भी शुरू करते हुए बोलते हैं भारत माता की जय जी। और हमारे भाजपा में हमारे लिए सब कुछ वही है। हमारा एक छोटा सा जो वर्कर है उसके लिए भी
देश सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के अभी आप मिस कर गए, मैं सुन रहा था आपको, उमर अब्दुल्ला ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और राहुल गांधी को दुनिया भर की कहानी सुनाई है उसने कि आप गलत किए, आपको तरीका नहीं कैसे चलाते हैं, आप एरोगेंट हो, क्या नहीं बोला उन्होंने, वो तो दोस्त है उनके। टीना जी जवाब देने के लिए हाथ उठा रही हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। टीना जी बोलिए। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो हम क्यों नहीं कहें कि दक्षिण मुक्त भारत जो है, दक्षिण मुक्त जो बीजेपी हमने किया है। वो कह रहे हैं पौंडीचेरी में हम हैं, वो कह रहे हैं तेलंगाना में हमारे वोट परसेंट बढ़े, वो कह रहे हैं तेलंगाना में हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए ओवैसी की पार्टी को पीछे छोड़कर। हम उत्तर और दक्षिण की राजनीति नहीं करते, हिमाचल उत्तर में ही आता है, हमने जीता है वो, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, और हमें 40% से ज्यादा वोट शेयर मिला है। ये जो वोट आज वोट शेयर की बात की जा रही है, हमें बहुत ज्यादा वोट मिला है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लोगों के दिलों में नहीं है, जनता के दिलों में कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, राष्ट्रव्यापी पार्टी रही है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, इसलिए हमें इतना सारा वोट मिला है इसे, और हम जनता के बहुत आभारी हैं। एक बात बताऊं टीना जी, तेलंगाना में वो तीसरे नंबर की पार्टी ओवैसी जी की पार्टी को पीछे छोड़कर बन गए हैं और मिजोरम में उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है। आपकी 1 सीट है, उनकी 2 सीट है, ये देखिए जरा। देखिए, चुनाव मैंने जैसे पहले कहा, चुनाव जीते और हारे जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देश का जो मिजाज है, आप देखिए कि भाषा को लेकर किस तरीके से इंडिया अलायंस को ये बार बार घमंडिया अलायंस कहते हैं। घमंडिया मैं बार बार कहती हूँ, हिंदी के व्याकरण में भी शब्द नहीं है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा कि अपनी भाषा पर किस तरीके से। फिर भाषा की अगर बात उठेगी, भाषा की बात उठेगी तो इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार में बड़ी मर्यादा टूटी है और क्या क्या चीजें नहीं सुनाई पड़ी, जेब कतरा, पनौती, ऐसे ऐसे शब्द आए। चल खैर, मैं लौटता हूं आपके पास और प्रत्युष जी के पास भी जाऊंगा। आता हूं टीना जी, आता हूं, मुझे जरा विनोद जी के पास जाने दीजिए। विनोद जी, एक सवाल उठ रहा है, बड़ा दिलचस्प है कि अगर कांग्रेस नहीं तो कौन। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, जेडीयू ने चुनाव लड़े और नोटा से भी कम वोट मिले, सारी सीटों के पर जमानत जब्त। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल दम भरते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो हासिल है ही, उससे तो नकार नहीं सकते। उनके कैंडिडेट लड़े 200 से ज्यादा, सभी के सीटों पर जमानत जब्त और नोटा से भी कम वोट उनको भी मिले हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि अच्छा ठीक है, अभी कांग्रेस पर ये पार्टियां हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं तो कौन, ये भी तो सवाल है उधर। लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ, लेकिन पहले मैं टीना जी का एक जवाब दे दूं कि वो शायद जो बात बता रही थी, शायद उस बात में कंट्राडिक्शन कितना है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे थे, तो आज ही देखिए सदन के नेता हैं अधीर रंजन जी चौधरी, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, तो वो ये बात कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये पीएम मोदी की जीत है। तो वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी कांग्रेस के साथ जो मुकाबला है, वो सीधे सीधे वो पार्टी को, बीजेपी एज ए पार्टी उसको इग्नोर करते हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि ये मोदी की जीत है और पीएम मोदी ये जीत का परचम लहराया हुआ है। तो ये मोदी तो अभी जीत तो 2024 में भी मोदी ही फेस है। बिल्कुल। तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी कहीं नहीं है, मोदी से ही आपको लड़ना है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो नैरेटिव दे दे के अपने को बचाव करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अपने को बचाते हुए दिखते हैं जी। ये टीना जी ज़्यादा हमसे बेहतर बताएंगी कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के लीडरशिप में लगभग 40-42 इलेक्शन पिछले 10-12 साल में इन लोगों ने लड़ा है। लेकिन वो 40-42 सरकारों बनाने के साथ साथ वो अपने सरकार कितना जगह बनाए आपने देखा। अभी आपके सामने में कर्नाटक और हिमाचल की उदाहरण मैडम दे रही थी जी। लेकिन आप ये देखिए कि पार्टी का किस तरह से आधार जो है लोकसभा में खिसकते जा रहा है नीचे धीरे धीरे। ये इस पे चिंतन नहीं करेंगे, बिल्कुल इस पर चिंतन इस बात पे नहीं करेंगे कि राजनीति आज जिस बात को लेके आप पार्टियां जा रही थी इंडिया गठबंधन में और आप कह रहे थे कि हम एक सीट शेयरिंग का एक फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद हम एक संयोजक बना के इस बात को हम तय करेंगे कि जो आगे वाले चुनाव है उसमें हम कड़ा मुकाबला देते हुए बीजेपी को दिखेंगे। आपने 5 राज्यों के चुनाव आते होते सारे इंडिया गठबंधन के मेंबर्स जो थे उसको आपने दरकिनार कर दिया। तो टीना जी आपने ही दरकिनार किया। अखिलेश यादव अगर ये बात सवाल कर रहे हैं कि भाई जब आप उनको एमपी में जगह नहीं देंगे तो यूपी में क्यों जगह देंगे। उन्होंने 80 के 80 उम्मीदवार की सूची बना ली है जी। अब बिहार में आरजेडी जो मांग कर रही है कि भाई ड्राइविंग सीट हमारा हो तो वो ड्राइविंग सीट चाहते हुए आपको कितने सीट देंगे।
टीएमसी ममता बनर्जी आपको कितने सीट देंगे? चुनौती तो बढ़ गई है कांग्रेस आप की, सही इस बात। चीजों को देखने की आपने सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी कि 5 राज्यों में अगर परफॉर्मेंस कांग्रेस की बेहतर होगी तो हम शायद इंडिया गठबंधन के और मेंबर्स पे अपना दबाव बना सकते हैं, और ये बात नहीं हुई, इसलिए आपको ये उपदेश मिल रहा है। बिल्कुल, ये उपदेश मिल रहा है। मैं प्रत्युष जी के पास आता हूं, फिर टीना जी। प्रत्युष जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने 2 चीजों को लेकर के बहुत आगे बढ़ाया और उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल और कर्नाटक में आप पिछड़े? 2 चीजों की बात कर रहा हूं। एक तो सबसे पहले जो फ्रीबी के वादे थे, ठीक, और दूसरी बात कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष ने, राहुल गांधी ने भी जो जाति गणना वाला मुद्दा था उसको काफी ऊपर किया। आपको लगता है कि ये जो 5 राज्यों में आप चुनाव लड़े, इसमें आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला मिल गया? अगर जाति वाला का कहूं तो प्रधानमंत्री 4 जातियों की बात कर रहे हैं, है ना? प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब सबसे बड़ी जाति है, महिला, युवा और किसान। तो आपको लगता है कि क्या आपको साल 2024 के लिए भी इन मुद्दों का काट मिल चुका है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही साफ है कि उनको जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, विमेन, फार्मर, ओबीसी, आदिवासी, जो भी डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब हैं, जो रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर लाना है। इस तरह की पॉलिटिक्स की तो सोच ही नहीं होती है। देखिए कितना फायदा हुआ हमें इस इलेक्शन में। जो कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाई ये लोग, और जो वहाँ चोरी शुरू हुई जी, और छत्तीसगढ़ में जो स्कैम चल रहा था, राजस्थान, ये सब एटीएम थे, एक परिवार के एटीएम थे ये। पर आप एटीएम तो यूज करोगे तो उसके बिल भी तो निकलते हैं ना, फिर उस पे केसेस होते हैं, हाँ, कोर्ट्स में जाते हैं, एजेंसीज में जाते हैं, और लोग रोज सुबह अखबार में पढ़ती है, आपके चैनल पे देखती है। तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जहां पे हमारा डेवलपमेंट जो है वो होगा। और इनकी जो चोरियां थी वो जैसे जैसे बढ़ती गई जी, स्कैम्स बढ़ते गए, ठीक है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आप प्रोमिनेंटली उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि 20 दिन पहले तक सारे लोग क्या बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो 18 सीट आएगा, नहीं थोड़ा इंप्रूव कर गई है बीजेपी, 25 आ जाएगा। हाँ, ये बात सच है। लोग यही नहीं समझ रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही थी कि वहीं पे मध्य प्रदेश में इतना डेवलपमेंट है, ठीक है, इतना सारा काम हो रहा है, रोड है, परचेजेस हैं, टॉयलेट्स हैं, विकास पर फोकस रहेगा, भ्रष्टाचार पर फोकस रहेगा, है ना? और जो सही जातियों की पहचान प्रधानमंत्री ने की है, उन्हीं जातियों के विकास पर फोकस रहेगा। टीना जी, जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या पुनर्विचार की जरूरत है जाति गणना वाले मुद्दे पर, फ्रीबी वाले मुद्दे पर? क्योंकि बीजेपी ने अगर बढ़त हासिल कर ली है, इसका काउंटर दे दिया है, तो क्या कांग्रेस को पुनर्विचार की जरूरत है क्या? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर बात कर लेते हैं। जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो देवेंद्र तोमर की वीडियो सबने देखी है, जिस तरीके से वायरल हुई है। तो हम क्यों ना कहें कि ईडी इनका घटक दल बन गया है, इलेक्शन कमीशन इनका घटक दल बन गया है। वो तो फेक वीडियो था। आप कैसे कह सकते हैं? आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि फेक वीडियो था? देखिए, इस तरीके से ये प्रवक्ता इस तरीके से ना बोले तो बेहतर है। अब जाते वही सरकार में है, आप केंद्र में है, आप सरकार में है, तो इस बात से अगर आप हमारे यहाँ भेज देते हैं, जिस तरीके से चुनाव के समय भूपेश बघेल साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई, अशोक गहलोत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करी। और जनता समझ गई है कि जिस तरीके से ईडी को हम बार बार कह रहे हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया है एक तरीके से चुनाव प्रचार में, क्योंकि चुनाव प्रचारक भी रही है ईडी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जब ये फ्री बीज कहते हैं फ्री बीज, तो जो ये 450 में सिलेंडर देने का इन्होंने जो वादा किया था वो क्या है? फिर हमने जो वादे किए, हमने जो गारंटीज और जो काम किया, वो सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो जन कल्याण के लिए दे रहे हैं गरीबों को। देखिए, यही वर्ग है उसको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता तक हमें ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब फ्री बीज कहते हैं, जो मुझे लगता है कि जनता का कहीं ना कहीं अपमान है, उन्हीं का पैसा। लेकिन इस बार लगता है आप जनता तक बात पहुंचाने में उतने कामयाब नहीं रहे जितना वो कामयाब रहे। मैं इसीलिए हमने कहा कि हम इस पर नतीजे बता रहे हैं, है ना? ठीक है, विनोद जी, आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, मैडम ने संक्षेप बहुत में? अच्छी बात कह रही थी अभी। मैं बस उनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मैडम चलते चलते आप जो इलेक्शन में 50 लाख का संजीवनी जो आपका स्वास्थ्य स्कीम राजस्थान में था, हाँ तो क्या कभी किसी ने पूछा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने कितने लोगों को संजीवनी योजना से 25 लाख से ऊपर क्या उन्होंने मदद किया है? पूरे आपके सारे प्रवक्ता जितने भी प्रोग्राम में आते रहे, कोई एक डेटा लेके नहीं आए कि संजीवनी योजना जो 25 लाख का आप दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे ठीक हैं। है। और उसको जैसे ही राहुल गांधी ने कहा एक मीटिंग में कि इसको हम 25 से 50 लाख कर देंगे, अगले दिन ही सरकार इस बात को घोषणा कर दी कि हम 50 लाख की संजीवनी योजना का बढ़ा रहे हैं। जी जी तो सवाल ये है कि इसको फ्रीबी कहते हैं, ठीक है। इसको वोट के कहते हैं कि यही इसको आप इसी पर वोट तो खरीदने विचार के चल लिए रहा है। आपने एक लालच दिया है। जी। तो भारत का जो स्वाभिमानी जनता है हाँ। उसने इस बार बड़ी मजबूती से दिखाया है कि हम आपके फ्रीबी के झांसे में नहीं आने नतीजों वाले। का संदेश तो तो यही मोदी है। गारंटी जब बात आप कहते जी। हैं तो उस मोदी गारंटी में एक सोशल वेलफेयर की बात आप देखिए ठीक कि है। उसमें राइडर है, हर चीज जो गरीब है, जनता ने महिला अंतर है, तो किया किसान है इसमें, ये बात है, सच- उनके बीच में पहुंचे ये चीजें, ठीक। तो इसलिए उसको सोशल वेलफेयर से समाज कल्याण, गरीब कल्याण ठीक। के आप रखते हैं और उसको फ्री भी रखते हैं जब आप जी। 25 का 50 जी। करते हैं। बिल्कुल। जब आप 500-700 रुपए के सिलेंडर को आप 500 करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में फर्क करना लोगों को आ गया है और मैडम। लगता है कि लोगों और ने फर्क जनता किया यहाँ भी का है। स्वाभिमानी है, ये इस इलेक्शन में दिखा दिया बिल्कुल है। दिखाया हाँ जी। है। आगे भी हम नतीजों पर चर्चा करते रहेंगे, संदेश पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विनोद जी जुड़ने के लिए, टीना जी आपका और प्रत्युष जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आगे की खबरें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस अवसर पर आइए आपको सुनाएं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार का संदेश। नौसेना दिवस के अवसर पर हमारे महान भारत देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नौसेना दिवस केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये भारत की सॉवरेनिटी और समुद्री हितों की सुरक्षा के प्रति नौसेना की अटूट कमिटमेंट को भी दर्शाता है। ये भारतीय नौसेना के इलस्ट्रियस इतिहास के ग्लोरियस मोमेंट ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान हमारे नौसैनिकों के शौर्य को याद करने के साथ साथ युद्ध के दौरान भारत की निर्णायक विजय को संभव बनाने वाले हमारे शूरवीर हीरोज़ के सुप्रीम सैक्रिफाइसेस को सम्मान देने का भी दिन है। ये हमारे उन वेटरन्स के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में एक युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, सुगठित और भविष्य सक्षम बल के रूप में विकसित होने में भारतीय नौसेना के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। हिंद महासागर में भारत के इनहेरेंट मैरिटाइम कैरेक्टर और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक प्रमुख समुद्री देश के रूप में हमारी पोजीशन अफर्म करती है। कर्तव्य काल में विकास और समृद्धि का रास्ता ओशन से भी जुड़ा हुआ है। समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए भारतीय नौसेना राष्ट्र की सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट मैरिटाइम पावर के रूप में अपना योगदान देती है। सस्टेन्ड ऑपरेशंस, एनहांस्ड डोमेन अवेयरनेस, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, प्रोफेशनल और कुशल कार्मिक एंड ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान देकर एक कॉम्बैट रेडी फोर्स बनना हमारा मूलभूत गोल है। विगत वर्ष में भारतीय नौसेना ने एक प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी इम्पोर्टेंट पोजीशन भी बनाई है। कलेक्टिव विजन और म्यूचुअल ट्रस्ट
से इंस्पायर होकर हमारे फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ मैत्री संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाने में भारतीय नौसेना सबसे आगे रही है। इंटरनली भी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ सहयोग करने के लिए इक्वल एफर्ट्स किए गए हैं। भारत की सुरक्षा और प्रॉस्पेरिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए सेना ने अनेक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस के साथ भी एक्टिवली पार्टनरशिप की है। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझती है और एक पिलर के रूप में पूरी तरह से नेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करती रहेगी। भविष्य में भी जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, भारतीय नौसेना परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के प्रिंसिपल्स के प्रति समर्पित रहेगी। ये मंत्र न केवल हमें अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ ड्यूटीज़ को निभाने के लिए इंस्पायर करता है, साथ ही भावी चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी प्रोसेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने के लिए भी गाइडेंस देता है। हमारा लक्ष्य स्वयं को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से एक फुल्ली आत्मनिर्भर नौसेना बनाना है। नौसेना दिवस के इस पावन अवसर पर भारतीय नौसेना के सभी यूनिफॉर्म और सिविलियन पर्सनल्स की ओर से मैं हमारे सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना भारत के दुश्मनों के लिए सबसे प्रबल डिटरेंट भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। और यदि कभी भी युद्ध की सिचुएशन डेवलप होती है तो भी हम सदैव की तरह विजयी होंगे। जय भारत, शन्नो वरण। नौसेना प्रमुख का ये संदेश नौसेना दिवस के मौके पर। और अब बात करते हैं कि सीएम कैंडिडेट को लेकर, सीएम के नाम को लेकर 4 राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन राज्यों में अब मुख्यमंत्री पद की चर्चा तेज है। और क्या कुछ मुख्यमंत्री के नामों को लेकर के हो रहा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 1 राज्य में जीत मिली है। मिजोरम में भी आज नतीजा आ गया है, वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको बहुमत मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। और बात करें अगर सीएम उम्मीदवार या सीएम के नाम की, तो बीजेपी ने तीनों राज्यों में सीएम का चेहरा पेश नहीं किया था और कांग्रेस ने भी तेलंगाना में सीएम उम्मीदवार अपना नहीं बताया था। तो आज तेलंगाना में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। अभी अभी खबर मिली है कि राष्ट्रीय आलाकमान पर यह फैसला छोड़ दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उन्हीं का नाम बताया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे है। और तेलंगाना में अगर बात करें तो बीजेपी को भी 8 सीटों पर जीत मिली है और अब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बड़ी पार्टी बन गई है। एक दिलचस्प बात हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार केवी रमन्ना रेड्डी ने नॉर्थ तेलंगाना की कामारेड्डी सीट पर बहुत बड़ा और दिलचस्प उलटफेर कर दिया। यह उलटफेर क्या था कि केवी रमन्ना रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक साथ हरा दिया। यह बड़ा दिलचस्प हुआ इस बार तेलंगाना में। तो तेलंगाना में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, सुनते हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम अपनी रिपोर्ट में क्या बता रही हैं। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस यहां अपनी पहली सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी रिजॉर्ट में कांग्रेस की तमाम विधायक अपने नए नेता को चुनने के लिए सीएलपी की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई नाम सामने आएंगे। हालांकि चुनाव के दौरान ये साफ था कि तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस में जान फूंकी है तेलंगाना में, वो सबसे आगे मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। लेकिन कांग्रेस है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास कई और नाम भी सामने आ रहे हैं और खबर ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि कांग्रेस ये भी विचार कर रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि तेलंगाना में
जो कांग्रेस पहली सरकार बनाने जा रही है, पहली सरकार की मुख्यमंत्री जो है एक महिला भी हो सकती है। ऐसे में सीता का जो विधायक चुनी गई है और कांग्रेस में गांधी परिवार की बहुत करीबी मानी जाती है, उनका नाम भी इस लिस्ट में डाला गया है और ये चर्चा का विषय है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे नाम आने से तमाम विधायक इस पर मोहर लगाएंगे। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ में हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। पहले आयशा के पास चलते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। आयशा, ये खबर आ रही है कि जो आला कमान है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है क्या? जी देखिए लालचंद, जिस तरह से कांग्रेस में हमेशा से चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति बनती है कि सस्पेंस बना दिया जाता है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। हालांकि ये साफ था कि चुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी सबसे आगे थे उम्मीदवार के दावेदारी में और रेवंत रेड्डी ही वो शख्स हैं जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस को जीवित किया है। तो ये जाहिर है कि एक नेचुरल चॉइस है। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई तो तमाम विधायकों ने कहा कि ये फैसला जो है अब आला कमान पर छोड़ दिया जाएगा। क्यों बार बार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है और कह रही रेवंत रेड्डी का नाम साफ नहीं बताना चाह रही? ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस में ये भी विचार चल रहा है, राहुल गांधी की तरफ से भी ये एक प्रपोजल था कि क्या सीता का जो एक ओबीसी की महिला है, बहुत ही डायनामिक नेता है यहाँ की, क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है क्योंकि ये ट्राइबल है। तो कांग्रेस एक नैरेटिव बनाना चाहती है कि हम तेलंगाना में अपनी पहली सरकार बना ली और एक ओबीसी से महिला को मुख्यमंत्री पद दिया। यानी कि कई नाम ऐसे हैं, कई नाम ऐसे चल रहे हैं और कांग्रेस इन नामों पर विचार कर रही है। लौटता हूं आपके पास। ऐसे में पॉपुलर चॉइस रेवंत रेड्डी ही है। हो सकता है शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे इसका ऐलान भी करें, लेकिन विचार विमर्श अभी भी चल रहा है। ठीक, अजीत, आयशा बता रही है कि भाई कांग्रेस ने तो सस्पेंस रखा हुआ है, भोपाल से कुछ सस्पेंस टूट रहा है क्या? कुछ हो रहा है, कुछ गतिविधि हो रही है वहां? बिल्कुल, देखिए लालचंद, अभी तो सिर्फ बधाइयों का दौर चल रहा है, सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है और अभी तक देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक मुख्यमंत्री हैं और अभी तक कोई ऐसी हलचल नहीं है कि कुछ सत्ता परिवर्तन वहां पर या चेहरा बदलने वाली कोई यहाँ पे गतिविधि की जा रही है। लेकिन अगर विधायक दल की बैठक अगर होती है कुछ दिन बाद तो हो सकता है कुछ बड़ा निर्णय हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बुगाहट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट आया है मध्य प्रदेश में और जिस तरीके से एक बम्पर जीत जो है वो बीजेपी को मिली है और शिवराज सिंह चौहान अभी तक चेहरा वहां पर बने हुए हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखना होगा और हो सकता है कि 2024 तक शायद बीजेपी इसी चेहरों को रिपीट करे और उसके बाद कोई बड़ा फैसला हो, क्योंकि जिस तरीके से लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं और गृहमंत्री अमित शाह की जो रणनीति रही है मध्य प्रदेश में चुनाव के शुरुआती दौर से लेकर चुनाव खत्म होने तक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही है पूरे। और ये लग रहा है कि अब नाम जो है लेकिन वो यहीं से तय होंगे। जी, चलिए, फिलहाल आप दोनों का समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और आयशा जुड़ने के लिए और खबर पर चर्चा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है और आज की विकसित भारत संकल्प यात्रा डायरी दक्षिणी राज्य केरल से। ये बदले भारत की कहानी है, ये विकसित भारत की यात्रा है, ये केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की कहानी है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की ये उम्मीदों की कहानी है। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 15,000 शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। कितना बदला है भारत, कैसी बदली है तस्वीर और आम लोगों की जिंदगी। मेरी कहानी मेरी। मेरा नाम चंद्रन है, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी लगभग 1 एकड़ जमीन पर खेती करता हूँ। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कई किसान ऋण योजनाओं का लाभ मिला है। इस वजह से मैं बिना किसी परेशानी के खेती जारी रख पा रहा हूँ। एकमात्र मुद्दा पानी की कमी है। कुछ फसलों को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हालांकि मैं सरकार के सुझाव से ऐसी खेती कर रहा हूं
जिससे कम पानी की जरूरत पड़ती है। मुझे काफी समय से किसान सम्मान निधि मिल रही है। मेरा नाम सजीवन है। मैं किसान सम्मान निधि का लाभार्थी हूँ। मैं रबड़ की खेती करता हूँ। आजकल रबड़ की खेती बहुत लाभदायक नहीं है क्योंकि इसकी खेती का तट बहुत ऊंचा है। खाद की कीमत और मजदूरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रबड़ की कीमत बहुत कम है। इसकी कीमत 110 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ जाता है। इसलिए मैं रबड़ की बजाय किसी और चीज़ की खेती करने पर विचार कर रहा था। फिर केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि के रूप में बड़ी मदद मिली। अब मुझे हर साल किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिलते हैं, जो खाद खरीदने के लिए काफ़ी है। इसलिए मैं अपनी रबड़ की खेती ही जारी रख रहा हूँ। अब ये फायदेमंद हो गई है। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। फिर किसी से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में पता चला। मेरे मन में अपना उद्यम शुरू करने का विचार आया, लेकिन फंड जुटाना एक चुनौती थी। फिर हमने बैंक से संपर्क किया। उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया। ईश्वर की कृपा से हमारा काम 3 सालों से काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर हमने प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के जरिए वित्तीय सहायता भी ली। अब हमने अपनी दुकान को आधुनिक बना लिया है। अब धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को भी बदल रहे हैं। अब बारी देश हित की। आज जम्मू कश्मीर से बदले भारत की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने दुनिया को आईना दिखा दिया है। आप देखिए कश्मीर के युवाओं का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा रैप सॉन्ग, और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये पंडितों की जान, ये भाईचारे का नाम, ये मजहबों की शान, ये एक ही आवाम, यहाँ